Assalamu alaikum students, hope so you all are doing well. Today we are going to discuss the remaining two questions of the exercise of chapter number 9, that is the right answer in detail, and the second one is inquisitive questions. Students, for question C, right answers in detail, I have written the number of the page in front of the question. You can mark it on your book. And the question number 3, describe the role of T cell and the B cell in immunity. I will provide you the notes for the question number 3 and the inquisitive question, and you will learn it from those notes. Alright, student, the next question is describe the role of T cell and the B cell in immunity. Basically, student, the T cell and B cell both are the primary component of acquired immunity. इनको they also known as the third line of defense. ये second of line of defense में भी अपना रोल प्ले करते हैं. दोनों लिम्फोसाइट्स हैं. इसके अलावा जो स्टूडेंट्स टी सेल हैं ये डायरेक्ट अटैकर्स हैं और रेगुलेटर्स हैं. टी सेल्स आर द टाइप ऑफ द ब्लड सेल. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो टी सेल्स और बी सेल्स हैं दे आर द टाइप ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स. नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में सिर्फ इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि ये स्पेसिफिक डिफेंस में भी इन्वॉल्व होते हैं और अपना वहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं. नेचुरल किलर सेल, बेसिकली टी सेल्स को स्टूडेंट नेचुरल किलर सेल भी कहते हैं. नेचुरल किलर सेल उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट अपना रोल प्ले करते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में. सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में ये किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं कि ये इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं जिन पर अटैक किया होता है, उन्हें इन्फेक्टेड सेल्स को ये किल कर देते हैं. और इसके अलावा ये कैंसर सेल्स को भी किल कर देते हैं. सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम द नेचुरल किलर सेल्स. सेलुलर इंटरेक्शन में भी अपना रोल प्ले करते हैं. किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं, ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं विद द इन्फेक्टेड सेल्स टू एलिमिनेट द थ्रेट्स. स्ट्रेस बेसिकली दे ऑल्सो रिस्पॉन्स टू द फीवर. फीवर को किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं कि जितने भी फैगोसाइट्स हैं उनको ये इंक्रीज़ कर देते हैं ड्यूरिंग अ फीवर विच हेल्प्स टू स्लो डाउन द बैक्टीरिया एंड द वायरल ग्रोथ, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया और वायरल ग्रोथ होती है वो स्लो डाउन हो जाती है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है बी सेल्स, द एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूसर्स. ये बी सेल्स का बेसिकली जो फंक्शन है वो है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना. बी सेल्स आर सेंट्रल टू एक्टिव इम्यूनिटी विच इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द बॉडीज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस. ये भी हम लोगों की बॉडी में थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं. द प्राइमरी रोल ऑफ बी सेल्स टू प्रिपेयर द एंटीबॉडीज़. जो प्राइमरी रोल है वो क्या है, एंटीबॉडीज़ को प्रिपेयर करना. और फिर क्या है कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, हमें पता है कि दीज आर द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स जो टारगेटेड सेल्स को किल करने के लिए हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है. यू कैन से दैट इट इज़ द आर्मी ऑफ आवर बॉडी. स्टूडेंट्स, जब हम एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं यहाँ पे हम वी नो डैट इन केस ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी जो बी सेल हैं वो क्या करते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं. तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये एक्टिव इम्यूनिटी के जिसमें हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ का बनना नेचुरली भी हो सकता है. जब हम बात करते हैं पैसिव कम्युनिटी की, बी सेल्स क्रिएट लॉन्ग लास्टिंग एक्टिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स बीइंग गेट रेडीमेड एंटीबॉडीज़ विच प्रोवाइड ओनली शॉर्ट लिव प्रोटेक्शन. जो पैसिव कम्युनिटी में बेसिकली स्टूडेंट क्या होता है कि जो पैसिव कम्युनिटी है ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे बॉडी को जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जब भी कोई डिजीज़ अटैक करती है. और जो एक्टिव कम्युनिटी डैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, वहाँ पे हमारी बॉडी खुद से जो ये बी लिम्फोसाइट्स हैं ये खुद से प्रिपेयर करते हैं एंटीबॉडीज़ को. तो उसमें क्या होता है कि डैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, वो नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली वैक्सीनेशन के थ्रू भी वैक्सीनेशन के थ्रू भी जो जब जर्म्स को हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो इनएक्टिव जर्म्स होते हैं उनको, तो उस वक्त क्या होता है कि उन पैथोजेंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी डेवलप करती है एंटीबॉडीज़ को. तो दोनों केसेस में हमारी बॉडी ही एंटीबॉडीज़ डेवलप कर रही है. इसलिए तो ये वाला एक्टिव इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं डैट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस. और सेकेंड हम बात करेंगे इंक्विजिटिव क्वेश्चंस में. इंक्विजिटिव क्वेश्चंस की बेसिकली क्या होता है, वाई डू इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड फास्टर इन द क्राउडेड प्लेसेस. स्टूडेंट, वी नो वेरी वेल डैट व्हेन वी टॉक अबाउट द क्राउडेड प्लेसेस, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है. तो वहाँ पे क्या होता है किसी भी डिजीज़ का एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होना बहुत इजी होता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है कि जो पैथोजेंस हैं लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस और माइकोबैक्टीरियम वगैरह, ट्यूबरक्लोसिस आर स्प्रेड थ्रू द एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स. लेकिन अगर कोई स्नीजिंग करेगा या किसी को कफिंग होगी तो वो एयर के थ्रू क्या होगा
कि वो दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। और स्टूडेंट जब डायरेक्ट एंड सरफेस कॉन्टैक्ट की बात करते हैं तो क्राउडेड प्लेसेस में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट और सरफेस टचिंग बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वहाँ पे क्या होता है कि जो डिज़ीज़ है उसकी ट्रांसमिशन बहुत ईजी होती है एज़ कम्पेयर टू द प्लेस वेयर द लेस पीपल आर प्रेजेंट। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ कैन जेनेटिक्स इंक्रीज अ पर्सन रिस्क ऑफ डेवलपिंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। सो जब हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करते हैं, हमें पता है कि वो अगर जेनेटिकली हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है, और जब वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई फॉल्टेड और जो म्यूटेड जीन्स है वो ट्रांसफ़र हो रही है पेरेंट्स से चिल्ड्रन में। तो बेसिकली क्या होता है कि दीज जीन्स make the body more prone to problems such as high blood pressure, metabolism, or uncontrolled cell growth. As a result, person with these inherited genes has higher chance to developing conditions like diabetes, hypertension, and cancer. Not only the genes increase the risk of disease, the disease usually develop the genetic factors combined with unhealthy lifestyle or environmental factors. यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि अगर एक पर्सन म्यूटेड जीन गेन कर रहा है अपने पेरेंट्स से, वही अपना रोल प्ले नहीं कर रही है उस ऑर्गेनिज्म में वो डिजीज़ या फिर वो सारी सिम्टम्स कॉज करने में। इनफैक्ट जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। समटाइम ऐसे होता है कि एक पर्सन ने अगर जीन्स रिसीव की भी है, समटाइम क्या होता है कि अगर एक पर्सन ने म्यूटेड जीन अपने पेरेंट्स से ली है तो उस वक्त क्या, लेकिन उसका जो लाइफ स्टाइल है वो इस तरह का है कि उसने अपने आप को बहुत एक्टिव रखा हुआ है, उसका सीडेटरी लाइफ स्टाइल नहीं है, तो और वो अपनी डाइट बहुत अच्छी लेता है, तो उस वक्त क्या होता है कि वो जो डिज़ीज़ है उसके जो वो उन सिम्टम्स को कम कर सकता है, उनको ओवरकम कर सकता है, जिसकी वजह से वो उस डिज़ीज़ से सेफ भी रह सकता है। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू सम पीपल डेवलप एलर्जीज व्हाइल अदर्स डू नॉट। बेसिकली जो एलर्जीज़ हैं वो हर पर्सन पे एक तरह से अपना इफ़ेक्ट नहीं शो करती हैं। कुछ लोगों में जो एलर्जीज़ हैं वो क्या करती हैं, some people develop allergies while others do not because the immune system react differently to certain substances. जो हम लोगों का इम्यून सिस्टम है वो हर पर्सन का एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों में जो एलर्जीज़ हैं वो अगर वो इनहेरिटेड हैं तो वो उनको उनके जीन्स में है, तो उस वक्त क्या होगा कि उन्होंने वो अपने पेरेंट्स से रिसीव किए हैं, और फिर देयर बॉडी ओवर रिएक्ट और टू हार्मलेस थिंग्स लाइक डस्ट और पोलन, और समटाइम उनकी बॉडी क्या करती है, ओवर रिएक्ट करती है जैसे हार्मलेस थिंग्स से, जैसे कि पोलन हो गया और डस्ट वगैरह हो गई। लेकिन जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनमें ये एलर्जीज डेवलप नहीं हुई होती हैं, तो वो उसके लिए सेंसिटिव भी नहीं होते। तो इस वजह से क्या होता है कि उनको इन चीज़ों से एक्सपोजर कोई भी प्रॉब्लम कॉज नहीं करता। लेकिन जहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है, समटाइम जीन्स में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन समटाइम हमारे सेल्स सेंसिटिविटी डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे पर्सन्स को वो एलर्जी हो जाती है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। दिस चैप्टर इज़ completed now. Hope so all the things are clear to you. Thank you so much. Allah Hafiz.